नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मित्रों पढ़ेंगे क्लास 10 का भूगोल और इसमें जो पार्ट है भूमि संसाधन, उस भूमि संसाधन का ये तीसरा पार्ट वीडियो बन रहा है। इसके अंतर्गत हम भूमि संसाधन के उपयोग, इसके भौतिक कारक, मानवीय कारक के अलावा भूक्षरण और भू संरक्षण पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भूमि का क्षरण हो रहा है और भूमि को किस प्रकार से बचाया जा रहा है। इस वीडियो में हम ये देखने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं भूमि का उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि का उपयोग का बदलता स्वरूप। अब जो भूमि का उपयोग है उसके जो बदलाव हो रहे हैं उसके स्वरूप अलग अलग हैं। मानव अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए या अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए भूमि संसाधन का विभिन्न प्रकार से उपयोग कर रहा है, जो निम्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है मित्रों कि वन का विस्तार। भारत सरकार, राज्य सरकार इतनी वन के विस्तार और वन संरक्षण और वृक्षारोपण पे जोर लगा रही है, जिसका कारण है वन का विस्तार करना, जिसका उद्देश्य है वन का विस्तार करना। आज जो ये प्रचंड गर्मी और इतनी चिलचिलाती धूप में मानव की जो स्थिति और हश्र हो रहा है, वन के कमी की वजह से हो रहा है। इसीलिए सरकार और राज्य सरकार वन का विस्तार करने पर जोर दे रही है। दूसरा मित्र है कि कृषि के लिए जो पहले से बंजर भूमि है उस बंजर भूमि का भी उपयोग किया जाए। तीसरा है कि कुछ गैर कृषि भूमि, जैसे कि मकान बनाया जा रहा है, इमारत बनाई जा रही है, सड़क बनाया जा रहा है, उद्योग लगाया जा रहा है, सब काम भूमि पर हो रहा है, धरती पर हो रहा है, धरती पर सब कुछ हो रहा है। चौथा है अस्थायी चारागाह और गोचर की व्यवस्था, पशुओं की चराने की भी व्यवस्था किया जा रहा है। साथ में बाग बगीचे और उपवन लगाया जा रहा है। इसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्षों से पड़ती है, अब तकनीकी के माध्यम से उसमें परिवर्तन करके फिर कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही है। वर्तमान प्रति भूमि का भी उपयोग किया जा रहा है। और आगे बात करें तो शुद्ध बोया गया भूमि का भी उपयोग किया जा रहा है। अब शुद्ध बोया गया भूमि क्या होता है मित्रों? वैसा भूमि जिस पर हर वर्ष किसी ना किसी प्रकार के फसल लगाकर खेती करते हैं, वैसे भूमि को शुद्ध भूमि कहते हैं। जैसे रमेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास 2 बीघा जमीन है, लेकिन उस 2 बीघा जमीन में कुछ जमीन पे उसका घर है, कुछ पे बगीचा है और कुछ पे अन्य चीज है, लेकिन कुछ जमीन पर वो हर वर्ष खेती करता है। तो जो हर वर्ष जिस भूमि पर खेती करता है उसको शुद्ध बोया गया भूमि कहते हैं। शुद्ध बोया गया भूमि कहते हैं। अब इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के कारक आपको देख सकते हैं, एक भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। एक भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। अगर हम भौतिक कारक की बात करें तो जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया कारक हो उसको भौतिक कारक कहते हैं। जैसे भूमि का आकृति, भौतिक कारक के अंतर्गत भौतिक कारक के अंतर्गत भूमि की आकृति, भूमि की आकृति। मित्रों हमने बात किया था कि जो भूमि की आकृति है उस भूमि पर पहाड़ है, पठार है, नदियां है, मैदान है और कई प्रकार की आकृतियां पाई जाती है। जलवायु है, मृदा है, ये तमाम जो आकृतियां इसको भौतिक
कारक कहते हैं। कुछ मानवीय कारक होते हैं, जैसे जनसंख्या का घनत्व, मानवीय कारक, मानवीय कारक। जनसंख्या में तो प्रकृति का कोई योगदान नहीं, मनुष्य दिनों दिन जनसंख्या बढ़ा रहा है, जनसंख्या। और जनसंख्या जो है, जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है। यह जनसंख्या का कारक है। तो यह मानवीय कारक है। संस्कृति है, प्रौद्योगिकी है, उद्योग धंधा है, यह मानवीय कारक है। मित्रों, बात करें कि भारत की कुल कितना भूमि है जिसका उपयोग किया जा रहा है कृषि के रूप में या अन्य कार्यों के रूप में, तो 93, कुल भूमि का 93% उपयोग में किया जा रहा है। बाकी बात करें तो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और कुछ चीन के अधिकृत भूमि का यहाँ पे आंकड़ा प्रस्तुत नहीं है, उसका सर्वेक्षण नहीं किया गया है। हालांकि भारत की कुल भौगोलिक भूमि का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, किलोमीटर क्षेत्र है। ये देख लीजिए मित्रों, यहां पे जो कि 32.8 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, ये भूमि का उपयोग है भारत में, और उसका 93% हम लोग उपयोग कर पाते हैं। उसमें चीन और कुछ अर्ध पाक कश्मीर का एरिया को छोड़कर बाकी सारा भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि के उपयोग का अलग अलग आंकड़ा पुस्तकों में दिया गया है। अब बात करेंगे कि भारत जो है पशु के मामले में विश्व का नंबर 1 देशों के श्रेणी में है। पशु जानवर, पशुधन, विश्व के विभिन्न देशों में पशु है, उस श्रेणी में भारत का भी नंबर आता है। अब पशु के होने से ज्यादा भूमि चरण होगा, भूमि पर पशु ज्यादा चरेंगे, लेकिन भारत में जो चारागाह का कमी है, जितना पशु है उतना चारागाह की कमी है, इसीलिए पशुपालन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है। मित्रों, आजकल पशु रखने का कोई नाम नहीं लेता है, बस उसको दूध चाहिए, लेकिन दूध देने वाला जानवर रखना नहीं है। मित्रों, बात करें तो भारत में हर राज्य का अपना अपना आंकड़ा है कि किस राज्य में कितना प्रतिशत भूमि का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है या उसके अलावा अन्य कार्यों में किया जाता है। हर राज्य का अपना अपना आंकड़ा है। उसमें मित्रों हम बात करेंगे कि पंजाब, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का 80% भूमि कृषि के रूप में उपयोग किया जाता है। 80% कृषि के रूप में उपयोग किया जाता है। 80% काफी ज्यादा होता है मित्रों। देखते हैं कि पंजाब का गेहूं भारत के कोना कोना में डीलर साहब लोग कहां के गेहूं बेचते हैं? पंजाब के, हरियाणा से आता है। 80% भूमि का उपयोग करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रदेश है जहां का भूमि का उपयोग मात्र 10% होता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप में मात्र भूमि का 10% हिस्सा का ही प्रयोग किया जाता है। क्या आप ये पहले जानते थे कि नहीं जानते थे? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि यहाँ पे 10% भूमि का उपयोग होता है और यहाँ पे 80% पंजाब और हरियाणा में होता है। मित्रों, अगर भारत में वन की बात करें तो पर्यावरण संतुलन के लिए 33% वन की आवश्यकता है। वन कितना प्रतिशत मित्रों? 33% वन की आवश्यकता, लेकिन आज मात्र 20% वन रह गया है।
20% वन रह गया है, जो वन संकट की ओर दर्शा रहा है। और इसी के वजह से ये जो गर्मी छूट रहा है, पसीना हो रहा है, ये संकट की तरफ दर्शा रहा है, जिसके वजह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और ये जो 33% जो है, ये है वन संतुलन के लिए, समन्वय के लिए। कम से कम 33% चाहिए, तब हम वन का सही से संतुलन कर पाएंगे, अन्यथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और वन जो है अभी 20% है, यह भूमि संकट को दर्शाता है। अब मित्रों हम बात करेंगे भू क्षरण और भू संरक्षण। भू क्षरण क्या होता है मित्रों, ध्यान देंगे। भू क्षरण क्या होता है, इस पर ध्यान देंगे। भू क्षरण क्या होता है, भू क्षरण, भू क्षरण, भू क्षरण और भू संरक्षण। संरक्षण मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाने को भू क्षरण कहा जाता है। जैसे अब मिट्टी को हवा उड़ाकर एक स्थान से तब दूसरे स्थान ले जाती है, तो यह भू क्षरण है। जब जल मिट्टी को बहा कर ले जाता है, यह भू क्षरण है। जब समुद्री लहरें मिट्टी को काट कर ले जाती है, यह भू क्षरण है। और कई प्रकार के भू क्षरण को हम लोग देख सकते हैं। अधिक गुरुत्वाकर्षण और प्रभाव की वजह से जो हिमालय से भी जो मिट्टी सड़क के नीचे आती है, उसको भूस्खलन कहते हैं। मिट्टी का सरकना, किसका सरकना भैया, मिट्टी का सरकना भूस्खलन कहते हैं। और इसके अलावा अन्य कारक भी उत्तरदायी है, जैसे कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि। अनावृष्टि क्या होता है, जिसमें बारिश न हो और जमीन की नमी खत्म हो जाती है और मिट्टी धूल बनकर उड़ने लगता है। ये अतिवृष्टि, बारिश का न होना। अनावृष्टि अधिक से अधिक पानी होना, गर्दन तक होना, मुंह तक होना, नाक बुलबुला देना, यह है अतिवृष्टि। इससे भी मिट्टी का कटाव होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, और इसी को कहते हैं भू क्षरण। और इस भू क्षरण के कई अन्य भी कारण हैं। अगर हम राज्यों की बात करें मित्रों, तो हर राज्यों की भू क्षरण अलग अलग तरीका से होता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे मानवों के द्वारा खनन करने के उपरांत खदानों से जो मलबा निकाला जाता है, वह मलबा को खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता है। वैसे राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इस प्रकार का कारण होता है। उड़ीसा में इतना वन काटा गया कि जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण की शुरुआत हो गई। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इतना पशु चराया गया कि जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण हो गया। अब पशु चराने से कैसे भूमि निम्नीकरण होता है, पशु जब चरता है तो पूरी घास हरियाली चर जाता है और मिट्टी जो होता है ये हो जाता है, नमी रहित हो जाता है और वह नुकसान होने लगता है। या पशु ज्यादा उस पे चल देता है, उससे भी मिट्टी क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अति जल इकट्ठा होने की वजह से, जैसे कि जलाक्रांता कहते हैं, जलाक्रांतता, इससे भी भूमि निम्नीकरण हो जाता है। अब ये अधिक सिंचाई से होता है, अधिक सिंचाई के कारण होता है। मित्रों इसमें क्या किया जाता है या क्या होता है, जब किसी जगह पे कहीं से पानी आके रुक जाए या ज्यादा सिंचाई कर दिया जाए
और वह भूमि जब हवा के ऑक्सीजन के संपर्क से अलग हो जाता है, जिसके वजह से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, यह भी भूक्षरण के लिए उत्तरदायी माना जाता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे कि कैसे भूमि का संरक्षण किया जा सकता है, कैसे भूमि को बचाया जा सकता है। भूमि को बचाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भूमि हमारी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मात्र भूमि। अब मित्रों, संरक्षण की बात, संरक्षण का मतलब बचाना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संरक्षण है। क्या है भैया? संरक्षण है। बारिश आ रहा है, कोई चीज बाहर है, बाहर से अंदर करो, ये क्या संरक्षण है। उसी प्रकार संरक्षण की बात की, भूमि को कैसे बचाया जा सके। तो पहली बात है कि भूमि का जो निम्नकरण हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे आधुनिक रासायनिक खादों का महत्वपूर्ण भूमिका। हम रासायनिक खादों के स्थान पे जैविक खादों का प्रयोग करेंगे। गोबर, भैंस का गोबर, गाय का गोबर और अन्य खादों का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा मित्रों, हम कुछ ऐसे टाइप्स के कृषि करेंगे, कुछ ऐसे पद्धति नुमा अपनाएंगे जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जैसे फसल चक्रण। फसल चक्रण, अब फसल चक्रण क्या होता है मित्रों, आप ये जानेंगे। फसल चक्रण एक कृषि की पद्धति होती है। इस पद्धति के अंतर्गत एक ही खेत में प्रत्येक सीजन पर, सीजन समझते हैं ना जी, धान का सीजन, गेहूं का सीजन, मकई का सीजन, चना का सीजन, तो प्रत्येक सीजन पर अगर फसल बदल बदल कर रोपते हैं तो उसी को फसल चक्रण कहते हैं। अगर एक ही गो खेत में एक ही गो सब्जी बार बार, एक ही गो फसल बार बार लगाएंगे तो भूमि का उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगा, भूमि का पैदावार क्षमता कम हो जाएगा। इसलिए फसल चक्रण अत्यंत आवश्यक है। तो इस माध्यम से हम भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान कर सकते हैं और उसका संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मित्रों बात करें तो ये जो फसल चक्रण के द्वारा हम पुनः उसमें ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी खेती होती है जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, एक होता है समोच्च कृषि। समोच्च कृषि, ये इस प्रकार की कृषि पहाड़ी और ढलानी इलाका में किया जाता है। पहाड़ी और ढलानी इलाका में इस प्रकार की कृषि पहाड़ी और ढलानी इलाका में कहता है, ये मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत खेत को इस प्रकार से जोता जाता है कि जो देखने से लगता है कि समोच्च रेखीय स्थिति बन गई है। इसीलिए इस कृषि को समोच्च कृषि कहते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप इसका बनाया जाता है जो ऊपर से गिरते हुए पानी को रोके और मृदा को नष्ट होने से बचाया जा सके। इसके अलावा अन्य उपायों से भी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, जैसे कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में। भारत के बहुत ऐसे क्षेत्र जहां पे हवाओं का झोंका बहुत तेजी से आता है और हवाओं के झोंका में तो आप देखते हैं कि मिट्टी को उठा ले जाता है। तो पवन अपर्दन वाले में, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिकानुमा कृषि करना चाहिए। पट्टिकानुमा कृषि का मतलब कि फसल के बीच बीच में घास लगाना है। एक लाइन में ही फसल रहेगा, एक लाइन में ही फसल रहेगा, बीच में घास रहेगा। ऐसे कृषि को पट्टिकानुमा कृषि कहते हैं। इस प्रकार का कृषि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में किया जाता है। यह काफी उपयोगी और इम्पोर्टेंट होता है। साथ में मित्रों, आज का जो खेतों में जो किसानों के द्वारा जो रासायनिक खाद दिया जा रहा है, उस रासायनिक खाद से जो खेत में केंचुआ है, चेरा को जानते हैं आप लोग, चेरा को, चेरा
अरे नीचे से माटी ऊपर करता था, उससे उर्वरा शक्ति मिलता था। कई प्रकार के नीचे कीड़ा रहते थे और वह उर्वरा शक्ति प्रदान करते थे, लेकिन जो रासायनिक खाद देने की वजह से ये चेरा समाप्त हो गए। इसके अलावा एक तत्व है एंड्रीन। एंड्रीन का मात्रा हो जाने से मेढक के प्रजनन क्षमता बाधित हो गया। मेढक का प्रजनन क्षमता बाधित हो गया। ये सब बाधित करने के पीछे मनुष्य उत्तरदायी है, हम और आप उत्तरदायी है। इसीलिए हमको जैविक खादों का प्रयोग करना है, तभी मिट्टी को और अन्य जीवों और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाया जा सकता है। मित्रों, अगर मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी अगर कोई चीज है जो संरक्षण किया जा सकता है तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके